नमस्कार साथियों, हंसवाहिनी जीके क्लासेज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। मैं रणवीर सिंह राठौड़ और हम लोग साथियों पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और वो टॉपिक हमारा है साथियों दक्षिण भारत के राजवंश। वैसे हमने दक्षिण भारत के राजवंशों से संबंधित एक टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं, संगम काल। और संगम काल के बाद की कुछ स्थितियां और शुरू करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कक्षा अपनी रहने वाली हैं, तो सभी साथी एकदम पूरे मनोयोग से इस कक्षा को आप सुनेंगे ताकि आपको इस छोटी सी कक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें याद हो जाए। साथियों देखिए, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया, यानी जब हम संगम काल पढ़ रहे थे उस समय 3 छोटे छोटे राजवंशों को हमने पढ़ा, चोल, चेर और पांडे। तो उन्हीं की कहानी से थोड़ा और आगे लिए चलते हैं। और वैसे देखें तो ये टाइम पीरियड मध्यकालीन भारत में भी आ जाता है। तो शुरू करते हैं अपनी इस कक्षा को। आज साथियों हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखिए क्या पढ़ रहे हैं, दक्षिण भारत का इतिहास हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और इसी में साथियों दक्षिण भारत के राजवंश हम पढ़ने वाले हैं। ये जो काल अपना रहेगा 500 ईस्वी से लगभग 1200 ईस्वी तक का काल है, ये रहेगा। ठीक है, तो अब अपन अपनी कक्षा के तहत आज जो पढ़ने वाले, देखिए क्या क्या पढ़ेंगे। यानी क्रम अपने राजवंशों का है। सबसे पहले हम पल्लव पढ़ेंगे, उसके बाद वातापी एवं वेंगी के चालुक्य, यानी 2 अलग अलग शाखाएं हैं, इनकी चर्चा हम करेंगे, है ना, चालुक्यों की। और एक राष्ट्रकूट वंश पढ़ेंगे, उसके बाद चोल वंश पढ़ेंगे। आपको यहाँ पर ताज्जुब होगा कि चोल वंश दोबारा कैसे आ गया, बिल्कुल आएगा, है ना। इन चोलों के बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। और उसके बाद है कल्याणी के साथियों क्या, चालुक्य। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको कहा कि हम पल्लव पढ़ेंगे। पल्लवों को क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम चोल, चेर और पांड्यों की बात कर रहे थे, उनके बाद भारत के अंदर दक्षिण भारत में अगर कोई सत्ता, है ना, वहां पर शक्तिशाली हुई तो वो थी कौन सी, पल्लव। ठीक है, तो पल्लव के बारे में हमें पढ़ना होगा। तो पल्लव, उसके बाद वातापी और वेंगी के चालुक्य, उसके बाद राष्ट्रकूट, उसके बाद चोल, उसके बाद कल्याणी के चालुक्य। ठीक है, चालुक्यों की 3 शाखा होती है। मूल शाखा की भी हम चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं, वातापी वाली की। ठीक है, और उसके बाद हम वेंगी की भी पढ़ेंगे, राष्ट्रकूट, चोल और कल्याणी के चालुक्य। अब देखिए शुरू करते हैं अपनी कक्षा को। उससे पहले मैं थोड़ा सा इस मैप के माध्यम से आपको दिमाग के अंदर ये फीड कर देता हूं ताकि ये कहाँ कहाँ के क्षेत्र है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैप में आप देख रहे हो इससे आप समझ लीजिए। सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ पर वेंगी को पढ़ेंगे। तो ये वेंगी जो वाला भाग है, आंध्र प्रदेश वाला जो इलाका है, ठीक है, वेंगी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और वेंगी के कौन है, चालुक्य। तो ये भाग आप मैप में देख रहे हो, दक्षिण भारत का मैप मैंने बना दिया है। और पल्लव की बात करोगे साथियों तो पल्लव इससे ठीक नीचे थोड़ा सा, है ना। हाँ, तो वहां पर कौन है, पल्लव है। और इधर देखिए चोल राजवंश, ये चोल राजवंश है। ठीक है, और उसके बाद अगर अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे, ये वाला भाग है कर्नाटक का, थोड़ा सा महाराष्ट्र का, तो ये है वातापी के। यहाँ पर कौन है साथियों, चालुक्य, वातापी के चालुक्य, और इन्हें बादामी का चालुक्य भी कहते हैं। राष्ट्रकूट वंश ये जो क्षेत्र है हमने पहले भी यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं, नर्मदा नदी वाला। और ये जो कल्याणी के चालुक्य हैं ये इधर, है ना। अगर अपन बात करने वाले यहाँ पर गुजरात के नीचे भाग और महाराष्ट्र वाला कुछ पार्ट। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। ये बड़ा बड़ा खाका आपके तैयार हो गया है। अब लेते हैं पहले राजवंश को। पहला राजवंश कौन सा पढ़ेंगे साथियों, पल्लव राजवंश। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको सबसे पहले ये पूछा जाता है कि यानी इसका संस्थापक कौन है। तो सबसे पहले आपके सामने नाम है सिंह विष्णु, यानी इस राजवंश का शासक, प्रथम शासक सिंह विष्णु। और यही ही इस राजवंश का क्या संस्थापक है। कुछ व्यक्ति इसे वास्तविक संस्थापक न मानकर वास्तविक संस्थापक मानते हैं। हालांकि इससे पहले भी कुछ शासक हुए थे, लेकिन उन्होंने कोई, है ना, एक ठोस सत्ता केंद्रित सत्ता का स्थापना नहीं की थी, इसलिए उनको नहीं माना जाता। इसे ही माना जाता है वास्तविक संस्थापक और इसे ही संस्थापक कहते हैं। 575 से 600 बीसी आपको कोई नहीं पूछेगा, है ना, एडी सॉरी, आपको यहाँ पर डेट कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा याद करना है। ठीक है, अब देखिए उपाधि की चर्चा करते हैं। उपाधि है अवनी सिंह, यानी सिंह विष्णु पहले शासक है, पल्लव राजवंश के हैं। और मैंने आपको बताया इन्होंने उपाधि धारण की है किसकी, अवनी सिंह की। अवनी सिंह का मतलब होता है, अवनी माने होता है पृथ्वी का पर्यायवाची है, तो अवनी सिंह। और, है ना, चेर, चोल और पांडे, इन तीनों राजवंशों को, चेर, चोल और पांडे, इन तीनों राजवंशों को ये हराने वाला शासक होता है। ध्यान रखना, तीनों को हरा देता है ये। और इधर अपन चर्चा करेंगे वैष्णव। देखिए ये कौन, सिंह विष्णु वैष्णव धर्म का अनुयायी था, इस कारण सबसे महत्वपूर्ण है मामल्लपुरम। मामल्लपुरम के अंदर ये क्या काम करता है साथियों, मामल्लपुरम के अंदर वराह मंदिर का निर्माण करता है। क्या करता है, वराह मंदिर का निर्माण करता है। और साथ साथ में स्वयं वह अपनी, है ना, पत्नी की मूर्तियां लगवाता है वहां पर भी। ठीक है,
तो ध्यान रखना, मैंने आपको क्या बताया सिंह विष्णु के बारे में, इसने राजधानी किसको, इसकी राजधानी, एक चीज पूरा ध्यान रखना, पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मिलेगा कांची, ठीक है। तो इसकी राजधानी कौन सी है, कांची है, और ये कहाँ पर है वर्तमान में, तमिलनाडु में, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, हम लोग देख रहे हैं पल्लव वाला, ठीक है, तो सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो लीजिए, राजधानी कांची, वर्तमान तमिलनाडु, और इसके दरबार में एक दरबारी रहता था साथियों, दरबारी कवि जिसका नाम था भारवी, संस्कृत के महान विद्वान भारवी, और जिन्होंने क्या लिखा, कीर्तार्जुनियम लिखा, क्या लिखा साथियों, कीर्तार्जुनियम लिखा, ठीक है। और ये एक महाकाव्य है, संस्कृत का है, ठीक है, ये बात आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो संस्कृत के विद्वान भारवी किसके दरबार में रहते थे, तो ध्यान रखना, जिनकी रचना का नाम है कीर्तार्जुनियम, ये किसके दरबार में रहते थे, सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। याद हो गया होगा, आशा करता हूँ। चार चीज है, उपाधि कौन, उपाधि अग्नि सिंह, ये वास्तविक संस्थापक है, संस्थापक भी है पल्लव वंश का, चोल चोल पांड्यों को हराता है तीनों को, और इधर हमने बात कर दी किसके साथियों, स्वयं और अपनी पत्नी की है ना प्रतिमा लगाता है, मूर्तियां लगवाता है, कहाँ पर, वैष्णव मंदिर बनवाता है मालपुर में, वराह मंदिर उसमें, और दरबारी कौन है, भारवी कीर्तार्जुनियम महाकाव्य। ओके, आगे बढ़िए। अब 2 नंबर शासक यहाँ पर चर्चा करेंगे, महेंद्र वर्मन फर्स्ट, यानी प्रथम, 600 से 630, कोई महत्वपूर्ण नहीं है, पूर्व में ये शैव था, बाद में क्या बन गया, जैन धर्म का अनुयायी हो गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनका एक ग्रंथ, इनका एक क्या साथियों, ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस ग्रंथ से इस पल्लव राजवंश के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी मिलती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, मत विलास प्रहसन, यानी महेंद्र वर्मन मत विलास प्रहसन इसकी रचना का नाम, बस इतनी सी बात है। आगे बढ़िए, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, अब महेंद्र वर्मन के बाद में कौन आ गया, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, 630 से 668, सर्वाधिक शक्तिशाली शासक पूछा जा सकता है। महेंद्र वर्मन फर्स्ट शक्तिशाली सर्वाधिक था, इसका क्या अनुमान लगाया जा सकता है, तो देखिए बात करते हैं यहाँ पर पुलकेशिन सेकंड, यानी कि चालुक्य शासक, अभी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वातापी के चालुक्य, है ना। और उससे पहले जब हम सम्राट हर्ष को पढ़ रहे थे तो आपको पता होगा हर्ष दक्षिण भारत की ओर आए थे, तो नर्मदा नदी के तट पर, है ना, हार का सामना करना पड़ा था, किससे, पुलकेशिन द्वितीय से। तो ये व्यक्ति है जो कौन है, नरसिंह वर्मन है, जो कि पल्लव राजवंश का शासक है। ये क्या कर रहा है, 630 से 668 बीसी तक शासन कर रहा है ना, सॉरी एडी तक, तो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक है ये यहाँ का। और ये पुलकेशिन सेकंड को हराया, ये पुलकेशिन सेकंड को क्या कर देता है, हरा देता है, यानी कि इस चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड को हरा देता है, यानी ये वही पुलकेशिन सेकंड है जिसने हर्ष को हराया था। 634 वाला नर्मदा नदी का तट आपको याद आ गया होगा, ठीक है, युद्ध। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, पुलकेशिन सेकंड को ये हरा देता है, हराने के बाद उपाधि धारण करता है, उपाधि का नाम क्या साथियों, वातापी कोंड। देखिए ये पुलकेशिन सेकंड को हराता है, तो पुलकेशिन सेकंड की राजधानी कौन सी है, वातापी है ना, देखो ये कहा है वातापी के चालुक्य है, तो वहां उनको हरा देता है। तो हराने के बाद वातापी कोंड, है ना, वातापी कोंड की क्या करता है उपाधि, वातापी कोंड या कोंडा कोई भी मिल सकता है, ध्यान रखना, मामल की उपाधि भी ये क्या करता है, धारण करता है। अब देखिए इसके समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ह्वेनसांग कांची पहुंचा। आपको पता है यात्रियों का राजकुमार ह्वेनसांग को जानते हो, चीनी यात्री, और उधर हर्ष के समय भी आया था, तो इधर तो आएगा समकालीन है, ठीक है। तो इसके समय ह्वेनसांग कांची पहुंचा। महाबलीपुरम में एकाश्म रथ मंदिरों का निर्माण, सबसे इंपॉर्टेंट है, नरसिंह वर्मन प्रथम सबसे शक्तिशाली शासक है, पुलकेशिन सेकंड को हराता है, किसका शासक है, बादामी का शासक या वातापी का शासक, जिसका नाम क्या था, पुलकेशिन सेकंड, इसको ये हरा देता है। हरा के वातापी कोंड की उपाधि धारण कर लेता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके समय ह्वेनसांग भी आया, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि महाबलीपुरम में एकाश्म रथ मंदिरों का क्या करवाता है, ये निर्माण करवाता है, एकाश्म रथ मंदिरों का निर्माण। इन्हीं एकाश्म रथ मंदिरों को कहा जाता है साथियों, यहाँ पर कुल जो मंदिर है, कितने मंदिर है, 7 मंदिर है, तो इन्हें कहा जाता है सप्त पेगोडा कहा जाता है, सप्त पेगोडा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़िए, नरसिंह वर्मन सेकंड, यानी कि ये प्रथम था, ये द्वितीय है, पर प्रथम और द्वितीय, तो 700 से 728 ईस्वी। और कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण, नरसिंह वर्मन सेकंड क्या करता है, कैलाश मंदिर का निर्माण। ऊपर वाला क्या कर रहा है, ये एकाश्म रथों का मंदिर का निर्माण, कहाँ पर, महाबलीपुर में, सप्त पेगोडा। और ये क्या कर रहा है, कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण कर रहा है, ठीक है। और ये मंदिर द्रविड़ शैली का प्रथम मंदिर है साथियों। देखिए आप लोग राजस्थान का जब हम लोग क्या कर रहे थे, मंदिर पढ़ रहे थे, उस समय मैंने आपको बताया था कि मंदिर निर्माण की साथियों 3 शैली है ना। एक तो नागर शैली है, एक द्रविड़ शैली है,
एक बेसर शैली है। नागर शैली उत्तर भारत के सारे मंदिर, और अगर अपन बात करें द्रविड़ शैली तो दक्षिण भारत के सारे मंदिर, और अगर अपन बेसर शैली की बात करें तो दोनों के मध्य यानी जो बीच की विशेषता रखते हैं उन्हें कहते हैं बेसर शैली के मंदिर। ठीक है, तो तीनों को ध्यान रख लेना। तो अब देख लीजिए यहाँ पर नरसिंह वर्मन सेकंड ने क्या किया है, यानी कांचीपुर में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया है। तो ये द्रविड़ है ना, मतलब कांची में तो द्रविड़ शैली का प्रथम मंदिर है साथियों, प्रथम मंदिर ध्यान रखना। और इसने राज सिंह की अग्र पीढ़ी है ना, थोड़ा सा कुछ आगम पीढ़ी है, ये आगम पीढ़ी सॉरी, तो आगम पीढ़ी है ना, आगम माने वेद, ठीक है, तो आगम पीढ़ी और शंकर भक्त की उपाधियां धारण की थी, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और दरबारी, दरबारी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ही हमने नरसिंह वर्मन को पढ़ा था है ना, उससे पहले हमने पढ़ा था सिंह विष्णु को, तो इसका दरबारी था भारवी गीतार्जुनियम की रचना करता है। लेकिन इसका देखिए यहाँ पर दरबारी है दंडी, दंडी क्या है, संस्कृत का महान विद्वान, और दंडिन भी आता है, दंडिन और दंडी एक ही बात है। 10 कुमार चरित्र की रचना करता है, कौन सा 10 कुमार चरित्र, मैंने आप लोगों को बताया था, इसी के अंदर एक राजकुमार की है ना एक घटना का उल्लेख किया था। और होता क्या है कि उसके क्या हो जाते हैं, कहते हैं कि निचला जो होठ कट जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि वो जो लेखक है, लेखक यानी दंडी क्या करता है कि उस राजकुमार से कभी भी प वर्ग का उच्चारण नहीं करवाता है ना, क्योंकि अगर अपन बात करते हैं ओष्ट है ना, पै से बोला जाता, तो बाद में उस नायक से कभी भी उस वैसे कोई शब्द का उच्चारण भी नहीं हुआ। ठीक है, तो ये दरबारी दंडी 10 कुमार चरित्र की रचना करता है, संस्कृत का विद्वान। दरबारी किसका है, नरसिंह वर्मन का है। ठीक है, और 720 ईस्वी में प्रतिनिधि मंडल ये चीन अपना एक प्रतिनिधि मंडल कहाँ पर भेजता है, चीन भेजता है, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए नंदीवर्धन है ना, जो कि एक भीम वंश का शासक है। ठीक है, नंदीवर्धन जो कि क्या है, भीम वंश का शासक है। इससे हटकर यहाँ पर एक बार यानी इनका जो वंश है नरसिंह वर्मन के बाद में गणेश वर्मन नाम का व्यक्ति आता है, वो है ना कहते हैं कि उसमें ज्यादा वंश परंपरा होती नहीं आगे, तो फिर ये नंदीवर्मन शासक बनता है। और राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने हराया, मतलब इससे राष्ट्रकूट शासक होता है दंती दुर्ग, ये हरा देता है। दंती दुर्ग याद आ गया होगा, जब हम उधर गुर्जर प्रतिहार में नागभट्ट प्रथम पढ़ते हैं तो आपको याद होगा दंती दुर्ग है ना, हिरण्य गर्भदान यज्ञ आपको याद आ गया होगा। ठीक है, भूमिका देवी है ना, कक्कुक, सारी चीजें मिल जाएगी आपकी आगे चलकर। तो राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने हराया, हरा करके देखिए हारा तो ये खुद दंती दुर्ग जीता है, ये हार गया है, लेकिन इसने अपनी पुत्री का नाम क्या है, रेवा, रेवा का विवाह इस नंदीवर्धन से कर देता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि कांची में मुक्तेश्वर और पेरीमाल मंदिर का निर्माण करवाया। और सबसे इंपॉर्टेंट है अलवार संत, नयानार और अलवार, अलवार और नयानार, अलवार वैष्णव संतों को कहते हैं, नयानार यानी कि शैव संतों को कहते हैं। तो ये अलवार संत जिसका नाम था तिरुमंगई, ये इसके समकालीन थे। तो नंदीवर्धन हुआ अंतिम शासक साथियों, देखिए अपराजिता, नाम तो अपराजिता था लेकिन ये पराजित हो गया, और ये इस वंश का अंतिम शासक था। तो ये हुआ आपका पल्लव वंश पूरा। अब एक और राजवंश की चर्चा करते हैं है ना, इसके बारे में सारी चीजें रिवाइज साथ में करवा दी। अब ले लीजिए वातापी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य पढ़ेंगे साथियों 543 से 757 जो आपकी एडी होगी। और इसमें अपन बात करेंगे पुलकेशिन फर्स्ट, सबसे पहले ही है। एक चीज ध्यान रख लेना, ये वातापी की जो चालुक्य ये इनकी मूल शाखा थी। वैसे चालुक्यों की कुल कितनी शाखा थी, 3 शाखा थी, यहाँ बता चुका हूँ। चालुक्यों की एक शाखा वातापी के चालुक्य, दूसरे वेंगी के चालुक्य, तीसरी कल्याणी के चालुक्य। ठीक है, तीनों अलग अलग क्षेत्रों पर। तो पुलकेशिन प्रथम, मैंने आप एक नाम लिखा है पुलकेशिन प्रथम, 543 से 566 बीसी। संस्थापक कौन है, कुछ लोग देखिए ये खुद ही संस्थापक है पुलकेशिन फर्स्ट, लेकिन कुछ लोग कहते हैं जय सिंह को भी मानते हैं संस्थापक, किसका, इस वातापी का। आप किसको मानोगे, आपका उत्तर यही रहेगा, कौन सा, पुलकेशिन फर्स्ट ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो ध्यान रखना, बाई चांस अगर कोई ऑप्शन आ जाए तो थोड़ा ध्यान रख लेना, दोनों का एक साथ कभी नहीं आएगा। अगला देखिए राजधानी, राजधानी क्या साथियों, वातापी, नाम से ही पता चल रहा है वातापी की चालुक्य, तो वातापी इसे ही कहते हैं बादामी, एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। उसके बाद साथियों ये क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है, बीजापुर, वर्तमान कहाँ पर है, केटी, कर्नाटक, आप जानते हो है ना। जैसे यहाँ पर मैप में देख सकते हो, अभी आपने पल्लवों को पढ़ लिया, अब आप बादामी के क्या पढ़ रहे हो, ये चालुक्यों को पढ़ रहे हो। ठीक है, ये वाला भाग आप जानते हो किसका है। ठीक है, हाँ इधर का थोड़ा भाग छोड़ करके थोड़ा आगे। ठीक है, और थोड़ा इधर वाला पार्ट भी इसके साथ, ये केरल का कुछ भाग नीचे वाला, लेकिन फिर भी ध्यान रख लेना। तो आगे राजधानी वातापी, बादामी, बीजापुर, कर्नाटक।
इनके पुत्र दो थे, एक का नाम तो था कीर्तिमान, एक का नाम था मंगलेश। कुछ समय कीर्तिमान ने शासक किया, उसके बाद मंगलेश ने किया, लेकिन कोई विशेष बात नहीं बनी। उसके बाद पुलकेशिन सेकंड बन गया। ये पुलकेशिन सेकंड है ना, ये इस कीर्तिमान का पुत्र था और मंगलेश इसका चाचा था। तो ये सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। पुलकेशिन सेकंड सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था और ये चाचा मंगलेश की हत्या करके क्या बनता है, शासक बनता है। ये वही पुलकेशिन सेकंड है। देखो, हर्षवर्धन का समकालीन शासक है। हर्षवर्धन का क्या है, समकालीन शासक है। और ऐहोल अभिलेख से इसकी सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है। ऐहोल अभिलेख के लेखक कौन है, रवि कीर्ति है। संस्कृत भाषा में लिख लेना आप लोग, हर्षवर्धन को इसने हरा दिया। इसी ऐहोल अभिलेख से जानकारी मिलती है किस नदी के तट पर, नर्मदा या रेवा नदी के तट पर इसे हरा देता है। और उपाधि क्या धारण करता है साथियों, दक्षिण पंथेश्वर की उपाधि 634 ईस्वी में। अभी अभी हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी कि 441 ईस्वी में ह्वेनसांग बादामी आया। मतलब ये पुलकेशिन सेकंड भी समकालीन है, हर्षवर्धन भी समकालीन है। और अभी अभी हमने यहाँ पर भी एक व्यक्ति को पढ़ा था, नरसिंह वर्मन को, जिसने क्या किया था, पुलकेशिन सेकंड को हराया था। तो ह्वेनसांग यहाँ पर भी आया था, चीनी यात्री। ठीक है, अब देखिए इसने उपाधि दक्षिण पंथेश्वर किसको हरा करके ली, यानी पुलकेशिन सेकंड ने किसको हराया, हर्षवर्धन को हराया। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। और इस नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने किसको हरा दिया था, यानी कि पुलकेशिन सेकंड को हरा दिया था, इसी को। और इसने वातापी कोण की उपाधि धारण कर ली थी। इनकी राजधानी कौन सी थी साथियों, वातापी, मैंने पहले ही बता चुका हूँ यहाँ पर। ठीक है, और अब देखिए 641 में ह्वेनसांग बादामी यानी यहाँ की यात्रा की और नरसिंह वर्मन ने इसे हरा दिया। नरसिंह वर्मन की अभी अभी चर्चा की थी, वही नरसिंह वर्मन जो कि किसका शासक है, चालुक्य शासक है, सॉरी पल्लव वंश का शासक है। ठीक है, और ये चालुक्य वंश हम पढ़ रहे हैं। अब देखिए नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने इसे हरा दिया और साम्राज्य दो भागों में, गौर करना भाई, पुलकेशिन सेकंड के समय ये साम्राज्य कितने भागों में बंट गया था, दो भागों में बांटा था। यानी एक तरीके से बड़ा साम्राज्य हो गया था इसका। तो इसने क्या किया, दो भागों में इसलिए बांट दिया कि ताकि अच्छी तरह से शासन हो। तो दो भाग कौन कौन से, एक तो वातापी जहाँ ये खुद था, यानी स्वयं यहाँ यही राजधानी थी इसकी, स्वयं यहाँ पर खुद रहता था राजा के तौर पर। एक था वेंगी, ठीक है, जो कि पूर्वी चालुक्यों की शाखा थी। तो देख लीजिए ये वातापी और ये इनका पार्ट आ गया कौन सा, देखो वेंगी। ठीक है ना, ये पाला पहाड़ की इनका ही था। तो ये है वेंगी और वेंगी के चालुक्य। ठीक है, तो वो पूर्वी भाग माना जाता, तो पूर्वी चालुक्य। ठीक है, और वहां पर कौन, भाई विष्णुवर्धन शासन किया करता था। तो ये था पुलकेशिन सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट है ऐहोल अभिलेख। मैंने इसको इधर उधर से, देखिए चीजें एक दूसरे से मिल रही है, मिलते मिलते याद हो जाएगी, आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अब देखिए कीर्तिवर्मन सेकंड 746 से लेकर के 756 757, लास्ट आ गई तारीख 757। इसका मतलब समझ गए कि अंतिम शासक है साथियों। राष्ट्रकूटों ने इन्हें क्या कर दिया, पराजित कर दिया। क्या कर दिया, राष्ट्रकूटों ने पराजित कर दिया। इसलिए मैंने यहाँ वातापी वेंगी के बाद राष्ट्रकूट लिखा है। ठीक है, तो राष्ट्रकूटों ने यहाँ इन्हें पराजित कर दिया। और अब देखिए वेंगी के चालुक्य बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी हमने पढ़ा साम्राज्य दो भागों में बट गया। वेंगी के चालुक्य संस्थापक कौन है, विष्णुवर्धन है, जो कि इसका छोटा भाई था, किसका, यानी पुलकेशिन सेकंड का। तो इसी समय वेंगी के चालुक्य, और यहाँ पर राजधानी देख लेना, वेंगी आंध्र प्रदेश। ठीक है, नर्मदा वह कृष्णा नदी के मध्य के भाग को बताया जाता है। तो थोड़ा सा देखना, राजधानी वेंगी, और वेंगी कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। तो ये था साथियों आपका, यानी पूरी तरह से मैंने आपको एक तरीके से विस्तार से ये सारी चीजें बताने की पूरी कोशिश की है। इसमें को एक बार और गौर करके धैर्य से देख लेना। तो ये था अपना दक्षिण भारत के कुछ महत्वपूर्ण राजवंश, और कुछ राजवंश और बचे हैं, उनको भी अपन अगली कक्षा में लेने वाले हैं। तो बेहतर तरीके से करेंगे, थोड़े समय में हम इन सारी चीज़ों को याद कर लेंगे साथियों। आशा करूंगा कक्षा शायद अच्छी लगी होगी। अगर आपको कक्षा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना साथियों। ओके साथियों, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद साथियों, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद की सेना। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।